आपसे? आपको मैंने पढ़ी नहीं है क्या? कोई और माँ होती ना अपने बच्चों के बारे में सोचती। ये ले, बिजली का बिल चुका देना और सौदा ले आना बाजार से। और हाँ, सब्जी वाले का बकाया भी चुका देना। कौन थे ये लोग? क्यों इतनी सुनसान जगह रह रहे थे? ये एक ही परिवार के 4 लोग थे या फिर 4 लाशों को एक जगह लाकर इकट्ठा किया गया था? आखिर कौन था ये बेरहम कातिल जिसने इस दरिंदगी से इस जुर्म को अंजाम दिया था? मेरे मौला, थक गई हूँ मैं। मुझे ताकत दे कि अपने भाई बहनों की देखभाल कर सकूं, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। बेटी, अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें बहुत लंबी उम्र मिले। भाईजान रोक दीजिए, आधा किलो आलू दे दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची और प्याज भी दे दीजिए आधा किलो। देखो बिटिया, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, तभी हम सब्जी देंगे। कलीम भाई, आपको तो सब पता है, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देखो, और मोहलत नहीं देंगे, इस बार तो दे देते हैं, आगे से आएंगी पूरी पूरी पाई चुकाएंगी तभी हम सब्जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आधा किलो? आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज और थोड़ी मिर्ची। लो बेटी, अब की ध्यान रखना। शुक्रिया भाई। डरा दिया ना? क्या बाप भी? एक्स्ट्रा क्लास से जल्दी छुट्टी हुई तुम्हारी? हाँ, स्कूल से क्लास गया, क्लास की जल्दी छुट्टी हो गई। आपा भूख लगी है। बस बेटा 2 मिनट, चल। अंदर जाओ। रिजू, सायरा, आगे तुम लोग। बोला ना अंदर जाने को, जाओ जाके कपड़े बदलो, चेंज करो, बोला ना। अम्मी, बच्चे इतने भी छोटे नहीं है कि उन्हें कुछ समझ ना आ सके। और वो आदमी कौन था? फिर चालू कर दिया ना आपने ये सब।
सायरा, अच्छा तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलना नहीं, हाँ? पहले कौन खाएगा? मैं भी। मैं नहीं करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ करो। कैसा लगा कबाब? अच्छा लगा? बेवकूफो, आंखें खोलो अब। कबाब नहीं, आलू प्याज की सब्जी है। देखा, आपा ने आज फिर तुम्हें उल्लू बनाया। अच्छा चलो अपने हाथ से खाओ, है ना? और तुम भी आके खा लो, मैं अम्मी को दे के आती हूँ। अम्मी चलो खाना खा लो, भूखे पेट पीती हो, ठीक नहीं है ये। क्यों पीती हो इतना? गिरा दिया ना खाना। बचपन में तू गिरा देती थी तो मैं डांटती थी क्या तुझे? मैं शराब पी के तो नहीं गिराती थी ना। चलो खाओ अब। खाओ। और नहीं। मैं थक गई हूं। मैं उम्र देखो मेरी, इस उम्र में बड़ी बहन की जगह 3 बच्चों की मां बन के रह गई, क्योंकि आपको कोई होश नहीं रहता। मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। अम्मी आपको मेरी कसम, इस चुड़ैल से निजात पालो, मैं सब संभाल लूंगी। नाशुक्र हो तुम सब लोग, बिल्कुल अपने अब्बा की तरह। काम गलत करने के लिए 2 कतरे पी लेती हूँ, तब जाके अंदर का तूफान थमता है। अपने बारे में सोचती हो ना बस, मेरा नसीब, मेरा गम। हम तो कुछ है ही नहीं। सोचो। मैंने कहा था ना आपसे, आपको मैंने पढ़ी नहीं है क्या? कोई और माँ होती ना अपने बच्चों के बारे में सोचती। ये ले, बिजली का बिल चुका देना और सौदा ले आना बाजार से। और हाँ, सब्जी वाले का बकाया भी चुका देना। ये रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। इसी पे पली बड़ी हो तुम। तुम्हारे अब्बा ने कोई टकसाल नहीं छोड़ी थी चांदी के सिक्कों की। अपने आप को बेचा है, तब जाके 2 निवाले डाल पाई हो तुम चारों के मुंह में। अम्मी तब की बात अलग थी, तब हमें समझ नहीं थी, अब समझ है। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। कहाँ जाएगी? बाहर कौन से कालीन बिछे हुए तेरे लिए? हाँ? मैंने अपने लिए नई नौकरी ढूंढ ली है शहर में, वहीं पे जाऊंगी। और कुछ वक्त बाद अपने भाई बहन को भी ले जाऊंगी। आप यहाँ रहना करना अय्याशी। अय्याशी कर रही हूँ? अय्याशी कर रही हूँ? में हूँ, मेरी उम्र में सहारा ना हो किसी का तो जीना मुहाल हो जाता है। और औरत खूबसूरत हो तो जिसमें एक जरिया बचता है जीने का। ये सब मुझे मत बताओ, मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी? मुझे छोड़ के चली जाएगी तू?
माँ से ज्यादा आजादी प्यारी है तुझे? आजादी कहाँ है अम्मी? माँ तुम हो उनकी, लेकिन संभाल मैं रही हूँ। कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आजादी की जिंदगी तो आप जी रही है। घर में जवान बेटी है अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। जी तो करता है या तो अपनी जान दे दूं या किसी की जान ले लूं। पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे कहाँ चला गया ये सब? कोई है कि नहीं घर पे? पोस्टमैन, पोस्टमैन। ये बदबू कैसे आ रहा? अरे कोई घर पे है? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। खोलो इसे। आसपास ठीक से देखो। सर, इधर भी 3 लाश हैं। चारों लाशें बुरी तरह से सड़ गई हैं। लगता है 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ी हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है इनको। फॉरेंसिक्स वालों को ब्लड सैंपल लेने को बोलो। यस सर। हैं खूनी बच्चे, घर में माँ बाप का भी कोई नामो निशान नहीं है और इस सुनसान इलाके में अकेले रहते थे। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। पता कैसे चलेगा? हाँ रॉय। सर, मैंने पता किया है ये घर किसी कादर के नाम पे है। और कुछ? पास में ही एक धोबी घाट है जहाँ पर कुछ धोबी है। उसके पीछे एक चमड़े की फैक्ट्री है और कुछ ही दूर पर एक सब्जी मार्केट है। सबसे पूछताछ करो और अगर कोई भी इनको जानता है तो उन्हें शिनाख्त के लिए मोर्ग में लेकर आओ। यस सर। माफ करना साहब, लाश देखते उल्टी आ गई। हो गया कार्यक्रम। कौन है ये लोग? साहब ये सायरा और उसके भाई बहन हैं, रिजवान, सोहेल और रजिया। और हाँ साहब, इनकी माँ भी थी, शबनम। माँ? लेकिन हमें तो घर में सिर्फ 4 बॉडीज मिली थी। कहाँ है इनकी माँ? अब हमको क्या मालूम साहब, 6 महीने ही पहले मकान किराए पर चढ़ाया था। उनकी फैमिली के बारे में कुछ अलग या कुछ अजीब था? हाँ साहब, मैं जब भी किराया लेने जाता था, दोनों माँ बेटी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। सच कहूँ साहब, सायरा को देखकर बहुत तरस आता था। ठीक है, तुम जा सकते हो और आप लोग भी, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी सर। सर, माँ बेटी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। बेटी तो रही नहीं, उसके साथ साथ उसके भाई बहन भी। सिर्फ माँ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने ही ये सारा कांड किया हो और फरार हो गई? एक बार शबनम के घर जाकर बारीकी से तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर हाथ लगेगा। 4 बेनाम लाशों को अब नाम तो मिल चुके थे, सायरा, रिजवान, रजिया और सोहेल। लेकिन ये किस परिवार के बच्चे थे?
जब इनके कत्ल हुए तब इनकी मां कहां थी? वो अब तक गायब क्यों थी? क्या इस परिवार की किसी से दुश्मनी थी, या फिर मां ने ही किसी के साथ मिलकर इस जुर्म की साजिश की थी? एक बेहद उलझा हुआ केस पुलिस के सामने था, जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। एक अंधी गली में सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ठीक से चेक करो। सर, ये स्कूल यूनिफॉर्म मिला है। मॉडर्न माउंट स्कूल का लोगो है इस पर। इस स्कूल से पता चल सकता है कि ये लोग कौन है। गुड। ये दवाई की रसीद भी मिली है, आयत मेडिकल स्टोर। इसकी डेट के हिसाब से हमें बॉडीज मिलने के 4 दिन पहले यहाँ से दवाइयाँ खरीदी गई थी। सर, बॉडीज की हालत देख के लग रहा था कि वो लगभग 2 दिन पुरानी है। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले या तो इनमें से कोई बाहर गया था या फिर बाहर से कोई आया था यहाँ दवाइयाँ लेकर। एक काम करते हैं, पहले स्कूल चलते हैं। यस सर। ये बच्चे आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं? जी हाँ सर, ये तीनों बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं। कहिए सर, क्या बात? तीनों का मर्डर हो गया। मर्डर? मुझे इनके एडमिशन फॉर्म्स देखने हैं, शायद उससे इनकी कुछ डिटेल्स मिले। इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ओके सर, 1 मिनट। लीजिए सर, ये सर, इन पेपर्स के मुताबिक बच्चों की मां का नाम शबनम है। ये उसका फोटो भी है, ये देखिए। लेकिन सर, बाप का नाम उस्मान सिर्फ एक ही बच्चे के फॉर्म पर है। बाकी दोनों बच्चों के फॉर्म पर बाप का नाम नहीं है, ब्लैंक है। इनकी बहन फॉर्म भरने के लिए आई थी, इनकम्प्लीट फॉर्म, और कहा था बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में लगा देंगे। मुझे इन तीनों फॉर्म्स की कॉपीज चाहिए। ओके सर। रॉय, मामला टेढ़ा लगता है। शबनम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डाइवोर्सी थी, पर डाइवोर्स के बाद बाप का नाम सिर्फ एक बच्चे के साथ है। कहीं उसने दोबारा शादी तो नहीं कर ली थी? सर, अगर उसने दूसरी शादी की भी होती, लेकिन बच्चों के नाम के आगे नए शौहर का नाम लिखा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, क्या? ठीक है सर, मॉर्ग से फोन था। कोई बच्चों की बॉडीज को क्लेम करने के लिए आया है। कहता है कि वो उनका बाप है। स्कूल के फॉर्म में बाप का नाम उस्मान लिखा है ना? चलो। उस्मान, जी साहब। तुम ही हो उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाए हो? जी साहब। फोटोकॉपी करवा लो। तुम्हारे बच्चों की ऐसी मौत हुई और तुम आज आ रहे हो? साहब, मैं और शबनम 10 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। क्यों? अब क्या बताऊँ साहब, बताते हुए भी शर्म आती है। पराए मर्दों से संबंध रखती है, शराब पीती है। हद तो तब हो गई जब मेरे ही बिस्तर पर मैंने उसे पराए मर्द के साथ देख लिया। उसी दिन मैंने बोल दिया तलाक, और उस दिन के बाद मेरे उसके ताल्लुकात खत्म हो गए। और बच्चे, उनको भी छोड़ दिया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों से मिलने गया था, लेकिन उसने मुझे मिलने ही नहीं दिया। बहुत ही जिद्दी औरत है साहब। कहाँ रहते हो तुम? साहब, मैं हरौनी में रहता हूँ। ये मेन मार्केट के पास ही है। 22 नंबर मकान में हम सब रहते थे। साथ में मैं साइकिल की फैक्ट्री में नौकरी करता था। तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चों की मौत हो चुकी है? साहब, मैं जब बच्चों से मिलने स्कूल गया तब मुझे पता चला। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में 2 बच्चों के नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं है, क्यों? साहब, वो मेरे ही बच्चे हैं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनका। आप ये देखिए। साहब, मैं अपने बच्चों को ले जाऊं? जीते जी मेरे बच्चों ने बहुत तकलीफ उठाया है।
मेरे होते हुए लावारिस की तरह उनकी लाश पड़ी हुई है। उनको ले जाकर दफना देंगे ताकि मरने के बाद कम से कम उनको रूह को सुकून तो मिल जाएगा। बॉडीज दे दो। यहाँ कहाँ ठहरे? साहब मैं अमर लॉज में ठहरा हूँ साहब, कपूरथला मार्केट के पास ही है सर। बच्चों को ले जाऊँ सर? बॉडीज हैंड ओवर कर दो। ये रसीद आपके यहाँ से इशू हुई है, बता सकते हैं किसकी है? जी हाँ सर, ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, ज्यादातर शाम को ही आता है। आखिरी बार कब आया था? सर 2 दिन पहले। ये पेमेंट कैश में करता था या कार्ड वगैरह से? सर पेमेंट हमेशा कैश से करता था, लेकिन लास्ट टाइम उसके पास कैश नहीं था तो उसने कार्ड से पेमेंट किया था। तो उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होगी आपके पास? जी सर होगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखिए। ये रही सर। सर, जो आदमी मर्डर से पहले मेडिकल स्टोर आया था उसकी अकाउंट डिटेल्स मिल गई है। मैं बैंक जाकर पता करके आता हूँ। सर, उस आदमी की बैंक डिटेल्स मिल गई हैं। उसका नाम खालिद है। कहीं शबनम के साथ मिलकर इसी ने तो बच्चों को रास्ते से नहीं हटाया। एक काम करो, ले आओ इसे, पता करो इस सब में इसका रोल क्या है। यस सर। सर, ये खालिद तो गायब हो गया। ठीक है, एक काम करो, अपना एक खबरी लगा दो उसके पीछे। ठीक है सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मर्डर किचन नाइफ से ही किया गया है और फोरेंसिक टीम ने किचन सिंक में ब्लड के क्लॉट्स भी कंफर्म किए हैं। मतलब कातिल ने पहले उन्हें मारा और फिर चाकू धोकर रख दिया। सिर्फ चाकू धोया। या तो उसे साफ सफाई का बहुत शौक है या फिर सरफिरा है वो। सर, एक बात और पता चली है। सायरा जो बड़ी बेटी थी उसकी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम थी और वो डायलिसिस पे थी। डायलिसिस पे? रॉय, जिस तरह की उस घर की हालत ही देखकर लगता नहीं कि वो लोग इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते होंगे। मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। अभी बच्चों का बाप आकर गया, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसकी बेटी की किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है। सर, एक बार लड़की के बाप से दोबारा मिले, हो सकता है इस केस में कुछ रोशनी डाल सके। एक्सक्यूज मी। जी सर। उस्मान बेग नाम का एक आदमी इस लॉज में ठहरा हुआ है, उससे मिलना है। सर 1 मिनट में चेक करती हूँ। सर वो तो चेकआउट कर गया। कब? सुबह 9 बजे। 9 बजे? या सर, वो डेड बॉडीज क्लेम करने के लिए 11 बजे आया था, उसके पहले ही चेकआउट कर लिया। रॉय, रूम चेक करो। यस सर। उस्मान ने आईडी प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबकी फोटोकॉपीज चाहिए। जी सर, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। सर, मैंने कमरा चेक किया, कमरा पूरी तरह से साफ है, ऐसे जैसे जाने से पहले उसने सारे सबूत मिटा दिए। 4 बच्चों का मर्डर होता है और मां गायब। बाप लाशें लेने आता है और वो भी गायब। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाया? जी साहब। इस उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबको क्रॉस चेक करो। यस सर। चलो। सर, उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे सबके सब फर्जी। व्हाट? मतलब वो उस्मान था ही नहीं? तो फिर इन बच्चों का असली बाप कहाँ है? और वो नकली उस्मान यहाँ क्यों आया था? और शबनम, उसका कुछ पता चला? सर, जिससे भी पूछताछ की सबने यही बताया कि लड़की ही घर संभालती थी। सब्जी वाले ने बोला लड़की ही सौदा लेने आती थी और कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते थे देने के लिए। और लोगों ने यह भी बताया कि लड़की की उसकी माँ से बनती नहीं थी। और सर, माँ के कैरेक्टर के बारे में जो भी सुना कुछ अच्छा नहीं सुना। किसी ने शराबी तो किसी ने अय्याश बताया। कुछ लोगों ने कहा कि धंधा करती थी और यही पता चला है कि वो उसके बहुत सारे आशिक थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली उस्मान भी उसका आशिक हो और इन दोनों ने बच्चों को मर्डर करके भागने का प्लान बना लिया? हो सकता है, लेकिन पहले पता ये करना है कि ये नकली उस्मान यहाँ आया क्यों था।
शायद ये पता करने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुंचे हैं। रॉय, कोई तो है जो हमें गोल गोल घुमा रहा है, और जब तक ये शबनम हमारे हाथ नहीं लगेगी ये केस नहीं सुलझेगा। लेकिन सर, हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास उसकी फोटो के सिवा कुछ है भी नहीं। अब उसकी फोटो ही बोलेगी रॉय। 4 बच्चे जिनकी मां उनकी मौत होने से पहले तक उनके साथ थी, लेकिन अब गायब थी। एक शख्स उसका पति बनकर आया और लाशों को दफन करके चला गया, लेकिन वो शबनम का पति उस्मान नहीं था, बल्कि कोई और था। हर कदम पर पुलिस के लिए केस एक ना सुलझने वाली पहेली बनता जा रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि इस साजिश में ये नकली उस्मान भी शामिल है। लेकिन ये नकली उस्मान आया कहां से था? किसने भेजा था इसे? क्या शबनम के चाहने वालों में से कोई था? इस मामले में राज और गहरे होते जा रहे थे। साहब, मैं इनको जानती हूँ। मेरा मायका सदरोना का है, ये भी वहीं रहती थी। इसका नाम शबनम ही है ना? हाँ साहब, पड़ोसन थी ये मेरी। इतने सालों बाद भी याद कैसे है तुम्हें? छोटा सा गाँव है साहब, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये बेग खानदान की बहू है। पता नहीं क्या हुई, अचानक घर छोड़ के चली गई। पर सदरोना में अभी भी इसका खानदान है, उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तुम जा सकती हो। रॉय, अब सदराना चलकर ही पता करते हैं कि शबनम नाम की औरत का रहस्य क्या है। सर, को समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े घर की बहू उस सुनसान जगह पे भाड़े के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। ये शबनम तो किसी सस्पेंस नॉवल के कैरेक्टर जैसी लग रही है। हर बार एक नए राज से पर्दा उठता है। चलो देखते हैं ये लोग क्या नया राज खोलते हैं। इस औरत को पहचानते हैं? ये मेरी भाभी शबनम। और आपकी तारीफ? मैं इनके शोहर का छोटा भाई हमीद, और ये मेरी बेगम इरम। अब क्या क्या जेठानी जी ने? वो तो आपको ही पता होगा। वैसे हैं कहाँ वो? जी, हमें कुछ नहीं पता। दरअसल कई साल पहले ही हमने इनसे नाता तोड़ दिया था। क्यों? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो औरत डायन थी, डायन बच्चलन थी। इनके बड़े भाई की शादी के बाद भी उसकी अय्याशियाँ कम नहीं हुई थी। ना जाने कैसे कैसे मर्दों से ताल्लुकात रखती थी वो। एक बार तो उन्होंने मुझ पे बुरी नज़र डाली थी, जिसकी वजह से हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था, और भाई साहब ने गुस्से में आकर मुझ पर गोली चलाई, जिसकी वजह से मेरा ये हाथ एकदम बेकार हो गया। और उसके बाद भाई साहब को जेल हो गई। शबनम का शौहर जेल में है? हाँ, उसके बाद हमने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। जब आप लोगों को पता था कि सारी गलती शबनम की है, तो आपने अपने भाई को जेल से छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे पागल है क्या हम? मैंने ही मना किया था इनको जेठ जी को जेल से छुड़वाने के लिए। क्या बता फिर से आके गोली मार दे। लेकिन जनाब, क्या बात है, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कुछ हो गया है क्या? शबनम पिछले 6-7 दिनों से गायब है, और उसके 4 बच्चों का कत्ल हो गया है। 4 बच्चे? हमारे भाईजान के तो 2 ही बच्चे थे, सायरा और रिजवान। 2 ही बच्चे थे? हाँ हाँ, 2 ही बच्चे थे। जाने कहां से 2 गंदगी घर में लेकर आई होगी। अरे उसकी फितरत ही ऐसी थी। क्या जमाना आ गया कि शौहर जेल में है और दूसरे के बच्चे को पाल रही है। अगर मारना ही था तो उसे मारते, मासूम बच्चे को क्यों मारा? कुछ पता चला कि किसने मारा उन बच्चों को? जी नहीं, हम कातिल की तलाश में ही यहाँ तक आए। कब तक छुपेगा? ढूंढ निकालेंगे उसे। वैसे जरूरत पड़ी तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। जी जनाब। वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 बच्चों का बाप कौन है। अब हमारे सारे सवालों के जवाब उसका शौहर ही देगा। चलो।
मार सकता है मेरे बच्चों को? क्या दुश्मनी थी उनसे? वही गुत्थी तो सुलझाने आए। आपके घर से हमें 4 लाशें मिली, सायरा, रिजवान, सुहेल और रजिया। साहब, सिर्फ सायरा और रिजवान मेरे बच्चे थे, बाकी 2 किसके थे पता नहीं। पता नहीं शबनम ने किसके साथ। तुमको जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन हो सकता है? नहीं साहब, मुझे भी उनके बारे में सायरा के खत से पता चला। सायरा खत लिखती थी तुम्हें? हाँ साहब, कभी कभी आ जाता था उसका खत, कभी कभी वो मिलने चली आती, बाकी न कभी शबनम आई न कभी रिजवान। जिस बीवी के लिए तुमने अपने भाई पर गोली चलाई थी, उससे कभी बात नहीं की? ये सच है, मैंने गोली चलाई थी उस पर क्योंकि उसने शबनम पर बुरी नजर डाली थी। क्या हुआ शब्बू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलोगी भी? मैं कुछ बोलूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? बोलो क्या हुआ? आपके भाई हमीद ने मेरे साथ, हमीद? नीयत बुरी है उनकी। हमीद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाभी पे बुरी नजर डालता है? भाई साहब, मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लो, उनका ही पांव फिसलते रहता है इधर उधर। लगता है अकेले आपसे खुश नहीं है वो, तभी बेचारी इधर उधर मुंह मारती फिरती है। हमीद! गुस्से में गोली चल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पता चला कि मेरे छोटे भाई ने और भाभी ने मेरी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। सब तब तक तो मेरा पूरा एतबार शबनम पर था, पर मैं यहां जेल में और उसने वहां 2 और बच्चे पैदा कर दिए। अब क्या एतबार करता मैं? शायद मेरा छोटा भाई ही सही था। मैं नहीं जानता क्या क्या सच है साहब, पर इतना जरूर है, तरसता था मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए। कभी कभी जब सायरा आ जाती मिलने तो लगता था जैसे मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे मिल गई हो। सालगिरह मुबारक हो अब्बू। खीर लाई हूँ आपके लिए। वीर भाई वाह, तुम्हें ही मेरी पसंद अच्छे से पता है। अकेली तुम ही हो जो मुझे याद करती हो, वरना शबनम ने तो पलट के भी नहीं देखा। खैर छोड़ो, कैसी हो तुम? और रिजवान कैसा है? बिन बाप के बच्चे कैसे होंगे अब्बू? अकेले आप जेल में नहीं हैं, हम भी उधर सजा ही काट रहे हैं। जब सायरा ही नहीं रही तो अब मेरी भी जिंदगी का क्या मतलब है? पर साहब, आपने शबनम के बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ है वो? क्या उसको भी मार डाला? मर्डर के बाद से वो भी गायब है। साहब, कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि शबनम ने ही बच्चों को? हो सकता है, हमारे शक के दायरे में वो भी है। सर जेलर साहब बता रहे हैं कि उस्मान ने कुछ महीने पहले वकील को बुलवाकर अपनी वसीयत चेंज करवाई थी। तुमने अपनी वसीयत क्यों बदली? साहब, भाई और भाभी से रिश्ता खत्म हो चुका था, उन पर एतबार नहीं कर सकता था मैं, और शबनम पर तो कतई नहीं। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी। रिहाई की तारीख पास ही में है, मगर मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी सायरा और रिजवान का होता। इसीलिए मैंने अपना हिसाब सायरा और रिजवान के नाम कर दिया। मेरे मरने के बाद उनको उनका हक तो मिलना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी। रॉय, बाप का किरदार सामने आते ही माँ और रहस्यमयी लगने लगी। अब लगता है शबनम इन मर्डर्स की वजह। कैसी माँ होगी जिसने अपनी ही अय्याशियों के लिए अपने बच्चों की जान ले ली? सर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? शबनम। अब हर कदम पर शबनम की तलाश। ससुराल से वो 10 साल पहले निकली थी,
उसके बाद से वो कहाँ कहाँ रही है, किस किस के साथ उसने रिश्ता जोड़ा है, सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। हो सकता है किसी पुराने यार के साथ छुप कर बैठी हो। यस सर। हाँ रॉय सर, शबनम के बारे में अब तक जो जानकारी मिली वो ये है, ससुराल से निकाले जाने के बाद वो कुछ समय बिजनौर में रही। वहां पर एक स्कूल में उसने टीचर की जॉब कर ली, लेकिन वहां पर भी उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। पता चला कि वहां पर भी किसी जवान टीचर के साथ उसका चक्कर चल गया था। उसके बाद उसने 1-2 शहर और बदले। इस बीच दूसरों के साथ उसके अफेयर होते रहे। इस दौरान उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। उस वक्त उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन बच्चे को जन्म दिया था ये कन्फर्म्ड है। रिकॉर्ड में बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा था। 1-1.5 साल पहले वो लखनऊ आई और कादर ने 6 महीने पहले उसको वो मकान किराए पर दिया। रिहाई मुबारक हो अब्बू। खत ऐसे भेजा कि आपको रिहाई के वक्त मिले और मेरी ये ख्वाहिश आप पूरी करें। जिस दरगाह ने आपकी गैर मौजूदगी में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून दिलाया, वहीं आप ज़ियारत के लिए ज़रूर आइएगा। वहीं अब हम मिलेंगे, ना कि उस जेल की काल कोठरी में। अब्बा, यहाँ आकर ख्वाहिशें पूरी हों या ना हों, दुआ करके दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब हम मिलेंगे तो इसी दरगाह पर, यही मेरी एक आरज़ू है। और आपसे खूब लड़ूंगी मैं। इतने बरस दूर जो रही हूँ, सब हिसाब पूरा करूंगी। लड़ूंगी और गले भी लगाऊंगी आपको। आपकी लाडली सायरा। सायरा, सायरा बेटी, सायरा, सायरा, सायरा। साहब, मेरी बेटी सायरा जिंदा है। क्या? सायरा जिंदा है? हाँ साहब, अभी अभी मैंने उसे दरगाह पे देखा। अगर सायरा जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? यकीन करिए साहब, मैंने देखा उसे दरगाह से जाते हुए। तुम दरगाह पर क्या करने गए थे? जेल से रिहा होते वक्त सायरा का खत मिला था। वो उस दरगाह को बहुत मानती थी, इसीलिए सबसे पहले वहीं गया और फिर मेरी नजर उस पर पड़ी। वो वहां से जा रही थी। मैंने आवाज भी दी उसे, लेकिन शायद उसने सुनी नहीं। वो टेम्पो टैक्सी में बैठ के चली गई वहां से। तुम्हें यकीन है कि वो सायरा ही थी? अरे साहब, बाप हूं उसका, पहचानूंगा नहीं? बाप की नजर धोखा नहीं खा सकती साहब। मेरा यकीन कीजिए, ढूंढिए उसे। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। ठीक है रॉय, जाओ और जाकर पता करो किसी और ने भी उसे वहां देखा है क्या। साहब, मैं रोज की तरह दरगाह पर बैठा हुआ था, तभी आप हजरत दरगाह शरीफ में हाजिरी देने आए और करीब करीब उसी वक्त सायरा बिटिया भी रोड से गुजरी। दरगाह शरीफ को सलाम करके आगे वो टैक्सी गाड़ी में बैठ गई। आपने तभी उसको देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक टेम्पो टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी और ये उनसे मिल नहीं पाए। ठीक है, आप जा सकते हैं। सलाम साहब। रॉय, बॉडी की शिनाख्त मकान मालिक ने की थी ना? हाँ सर, कादर नाम है उसका। लेकर आओ उसे। पता करो कि कहीं उसने हमें जानबूझकर गुमराह तो नहीं किया। तब तक हम सायरा को ढूंढते हैं। ओके सर। 4 लाशों से शुरू हुई इस जुर्म की कहानी ने लिया था एक सनसनीखेज मोड़, जहां सायरा के पिता ने सायरा को जिंदा देखा था। क्या सायरा वाकई जिंदा थी? और अगर सायरा जिंदा थी तो फिर वो चौथी लाश किसकी थी? इस केस का हर नया मोड़ इसे और पेचीदा बना रहा था। तलाश शिनाख्त क्यों की?
तुझे पता था ना कि वो सायरा नहीं है? बताता हूँ सर, लाश का सर कुचला था और कद काटी कपड़े भी सायरा की तरह पहने थे। शक्ल पहचानने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा सायरा ही होगी। अभी तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तू ही कातिल है। सच सच बता, तू नहीं मारा ना उसको? तू नहीं मारा ना? नहीं साहब, खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा लाशें 4 बच्चों की होंगी, लाशें सड़ी थी, मुझे उल्टी भी हो गई थी, आपने देखा था। सायरा जिंदा है। इसको देखा है कहीं? हाँ सर, देखा मैंने इसे। कहाँ देखा? सवारी लेके गया था इसकी में। वो लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल है ना, वो क्या नाम है, संप्रीति गर्ल्स हॉस्टल। संप्रीति? मिस सायरा, खुलेंगे कई राज, कातिल होगा बेनकाब। कल रात 10:30 बजे इस कहानी दरिंदे के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।